डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। महिला आरक्षण बिल गिरने के बाद बंगाल में पहली चुनावी रैली में गरजे पीएम मोदी। महिला आरक्षण बिल पर टीएमसी पर जोरदार हमला, कहा टीएमसी ने बंगाल की बेटियों को धोखा दिया। टीएमसी ने कांग्रेस के साथ मिलकर रची साजिश। महिला आरक्षण बिल लोकसभा में गिरने के बाद सीएम योगी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग। सीएम योगी ने संसद में विपक्ष का आचरण को महिला विरोधी बताया। सीएम योगी ने कहा, महिला आरक्षण पर विपक्ष का रवैया द्रौपदी के चीरहरण जैसा। सपा ने गेस्ट हाउस काउंट के पाप धोने का अवसर खो दिया। अखिलेश बोले, भाजपा नारी को नारा बनाने की कोशिश में थी। आज से चारधाम यात्रा शुरू, यमुनोत्री गंगोत्री के कपाट खुलने के साथ यात्रा शुरू। सीएम धामी ने गंगोत्री धाम में किया दर्शन पूजन। चारधाम यात्रा के लिए 30 ऑफलाइन पंजीकरण काउंटर और मोबाइल टीमें सक्रिय। पश्चिम एशिया में बड़ा तनाव, ईरान ने फिर बंद किया हॉर्मुज। ईरान की धमकी, नाकाबंदी तक बंद रहेगा हॉर्मुज। ईरान पर गरजे ट्रंप, कहा हॉर्मुज पर ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी। जब तक समझौता नहीं करता ईरान, नाकाबंदी जारी रहेगी। हॉर्मुज में चरम पर तनाव, ईरान ने हॉर्मुज में 2 भारतीय जहाजों पर गोलीबारी की। फायरिंग के बाद वापस लौटे जहाज। हॉर्मुज में 15 अन्य भारतीय जहाज अभी भी फंसे। भारत ने ईरानी राजदूत को तलब कर कड़ी चिंता जताई। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां पीएम मोदी पश्चिम बंगाल में चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने टीएमसी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने महिला आरक्षण के मुद्दे को लेकर दोनों दलों को महिला विरोधी बताया है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि टीएमसी के गुंडों को 4 मई से पहले आत्मसमर्पण करने का आखिरी मौका है। इस दौरान उन्होंने राज्य की सत्ताधारी दल टीएमसी पर निशाना साधते हुए कहा कि टीएमसी की निर्मम सरकार के खिलाफ लोगों के गुस्से में जोश झलक रहा है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि भाजपा महिला सशक्तिकरण, उनकी सुरक्षा और संरक्षा का पर्याय है। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि देश के विकास को सुनिश्चित करने के लिए हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक महिलाएं राजनीति में शामिल हों। पीएम मोदी ने आगे कहा कि 2029 में महिलाओं के लिए आरक्षण विधेयक पारित होने से रोकने के लिए टीएमसी ने कांग्रेस के साथ साजिश रची। उन्हें कांग्रेस द्वारा दंडित किया जाएगा। उन्होंने कहा, टीएमसी और कांग्रेस दोनों आदिवासी विरोधी हैं और राष्ट्रपति चुनाव के दौरान द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ उम्मीदवार खड़े किए थे। टीएमसी जो घुसपैठियों को फायदा पहुंचाने के लिए हर कानून तोड़ती है और धर्म के आधार पर आरक्षण देती है, महिला सशक्तिकरण का विरोध करती है। टीएमसी कुर्मी समुदाय की शिकायतों को नहीं सुनती बल्कि अपने वोट बैंक को आरक्षण देना चाहती है। पीएम मोदी ने कहा, अगर बंगाल में भाजपा की सरकार बनती है तो महिलाओं को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। मां शारदा की पवित्र धरती है और यहां इतनी विशाल संख्या में माताएं, बहनें, बेटियां भी आई है। बीजेपी की पहचान ही महिला सशक्तिकरण से है, महिला सुरक्षा से है। इसलिए देश के हर राज्य में बहनें, बेटियां बीजेपी को सबसे अधिक आशीर्वाद देती हैं। हम चाहते हैं कि विकसित भारत बनाने में बेटियों की भूमिका का विस्तार हो। राजनीति में भी ज्यादा से ज्यादा बेटियां आए। सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर विपक्ष को घेरा और कहा कि विपक्ष नहीं चाहता कि महिलाओं को सम्मान मिले। इससे आधी आबादी में आक्रोश है। ये लोग वोट की ताकत से विपक्ष को सबक सिखाएंगे। राजधानी लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने पत्रकार वार्ता की। इस दौरान नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर चर्चा की और विपक्ष को घेरा। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि सपा तुष्टीकरण की राजनीति करती है, मुस्लिम बहनों के लिए आरक्षण की मांग
करते हैं, जबकि हमारा संविधान किसी को भी धर्म के आधार पर आरक्षण की अनुमति नहीं देता है। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि पीएम मोदी ने कहा था कि देश में 4 ही जाति हैं, नारी, युवा, गरीब और किसान। आधी आबादी के मन में विपक्ष के इस नारी विरोधी आचरण को लेकर भारी आक्रोश है। कांग्रेस, सपा, आरजेडी, तृणमूल, डीएमके जैसे जो दल इस पाप में भागी थे, उनसे आधी आबादी आक्रोश है। सीएम योगी ने कहा कि सदन के अंदर इंडी गठबंधन की टिप्पणियां द्रौपदी के चीरहरण जैसा दृश्य था। समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम महिलाओं के आरक्षण की बात की। ये संविधान की दुहाई देने वाले लोग बाबा साहब की भावना के विपरीत आचरण करते हैं। वही संविधान बनते वक्त धर्म के आधार पर आरक्षण की बात आई तो बाबा साहब ने कहा था कि एक बार विभाजन हो गया, दोबारा विभाजन नहीं हो सकता। विपक्ष के इस नारी विरोधी आचरण के बारे में भारी आक्रोश है और वह आक्रोश कांग्रेस और इंडी गठबंधन के सहयोगी दल समाजवादी पार्टी, आरजेडी, टीएमसी, डीएमके और अन्य उन दलों का जो इस पाप में भागीदार थे, उनके प्रति आधी आबादी के मन में यह आक्रोश आज देखने को मिल रहा है कि कैसे एक और प्रधानमंत्री जी के द्वारा उठाए जाने वाले एक एक समाज के, देश के हित में जो कदम उठाए गए हैं, उन कदमों में कैसे बैरियर के रूप में और उन कदमों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए इंडी गठबंधन किस हद तक जाकर के षड्यंत्र करता है। राजधानी में प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग करके सपा मुखिया अखिलेश यादव ने महिला आरक्षण बिल पर बीजेपी को घेरा। कहा कि भाजपा नारी को नारा बनाने की दिशा में कोशिश कर रही है। राजधानी लखनऊ में रविवार को सपा मुखिया अखिलेश यादव ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर बीजेपी पर जबरदस्त निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा नारी को नारा बनाने की कोशिश में थी, लेकिन विपक्ष ने उनको अपने मंसूबों पर सफल नहीं होने दिया। जब भाजपा जनगणना नहीं करा सकता तो महिलाओं को आरक्षण कैसे देंगे। उन्होंने कहा कि यदि सरकार जनगणना कराएगी तो जातीय जनगणना की बात उठेगी, लेकिन ये सरकार उनका हक नहीं देना चाहती। हम आधी आबादी को हक देना चाहते हैं, लेकिन वो आधी आबादी कौन सी होगी ये कौन तय करेगा। विपक्ष सही मायनों में अब देश का प्रतिनिधित्व कर रहा है। भाजपा पहले लोगों को छोटे गुटों में बांटती है, फिर उनको डर दिखाती है, कहती है कि तुम खतरे में हो, हमारे साथ आ जाओ। भाजपाई सत्ता पाने के लिए कितना भी नीचे गिर सकते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा का हर प्रयास, हर बिल या तो कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने वाला होता है या फिर छल छलावा होता है। जब गिनती ही गलत होगी तो आरक्षण कैसे सही होगा। ये संशोधन के नाम पर जो जल्दीबाजी दिखा रहे थे, दरअसल उसके पीछे भाजपाइयों की मंशा ये थी कि जनगणना न करनी पड़े, क्योंकि जनगणना हुई तो जातिवार आंकड़े भी देने पड़ेंगे और जातिवार आंकड़े भी देने पड़ेंगे और जातिवार आरक्षण भी देना पड़ेगा। ये भाजपा का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था, जिसमें जनगणना आधारित प्रसीमन को नकार कर पिछड़ी दलित, अल्पसंख्यक व आदिवासी महिलाओं का अधिकार लूटे जाने की गुप्त योजना थी। संसद में महिला आरक्षण विधेयक का विरोध किए जाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी द्वारा राष्ट्र को संबोधन पर प्रकाश डालते हुए झारखंड प्रदेश भाजपा ने भी देश के विभिन्न विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा है। इस क्रम में पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर चेतावनी भरे लगाई में प्रतिक्रिया व्यक्त की और कहा कि प्रधानमंत्री ने अपने उद्बोधन के जरिए तमाम विपक्षी पार्टी के महिला विरोधी चरित्र को देश के सामने लाने का काम किया। इसके साथ ही उन्होंने विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अगर आपको क्रेडिट लेना तो पूरे पन्ने का विज्ञापन छपा देते। देखिए, प्रधानमंत्री जी का जो उद्बोधन था बहुत इमोशनल थे प्रधानमंत्री जी, और बहुत उनमें गुस्सा भी छलक रहा था कि विपक्ष के नकारात्मक रवैये के कारण नारी शक्ति वंदन अधिनियम संशोधन विधेयक पारित नहीं हो पाया। एक बहुत दुखद था। प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट किया कि किस तरीके से कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, तमाम सभी दलों ने महिलाओं के पीठ में खंजर भोंकने का काम किया। उन्होंने बिल्कुल सही कहा
कि देश की महिलाएं जो है ना, उनको स्वाभिमान बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आप उनके स्वाभिमान पर चोट करेंगे ना, तो जब आप वोट मांगने जाएंगे, तमाम विपक्षी दलों को उन्होंने कहा, तो ये महिलाएं याद करेंगे कि आपने उनके स्वाभिमान पर किस तरीके से चोट किया था। और समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल तो पहले से आरक्षण के विरोधी रहे हैं, महिला आरक्षण के। 2010 में भी इन्होंने बिल की प्रतियों को फाड़ कर फेंक दिया था। झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री एवं झामुमो के केंद्रीय महासचिव मिथिलेश कुमार ठाकुर ने रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में सीएम हेमंत सोरेन को एक महत्वपूर्ण ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि राज्य में मगही, भोजपुरी एवं अंगिका भाषा को क्षेत्रीय भाषा में शामिल किया जाए। तो वहीं मुख्यमंत्री से मिलने पर वस्तु स्थिति से अवगत कराते हुए मिथिलेश ठाकुर ने पलामू और गढ़वा जिले के लाखों युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए सहानुभूति पूर्वक विचार करने का अनुरोध किया है। तो वहीं सीएम को सौंपे गए ज्ञापन में उन्होंने कहा कि पलामू प्रमंडल सहित राज्य के लाखों युवा जेटेट एग्जाम की प्रत्याशा में है। एयर सभी को सरकार से यही उम्मीद है कि जल्द से जल्द भाषाई विवाद को सुलझाते हुए एग्जाम को कंडक्ट कराया जाए। इस दौरान पूर्व मंत्री ने भी सलाह दी कि यदि मगही भोजपुरी को ऑप्शनल के रूप में भी शामिल किया जाता है, तो सरकार और आम पब्लिक के सामने आंकड़ा भी आ जाएगा कि कितने लोग इस भाषा को बोलते हैं और जानते हैं। इसके अलावा इन भाषा को बोलने और जानने वाले लाखों युवाओं के समक्ष बेहतर भविष्य बनाने का ऑप्शन भी मिल जाएगा। कटिहार से आ रही है खबर, जहां पर जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने नीट छात्रा सामने मामले में सरकार और जांच एजेंसियों पर तीखा हमला बोला है। छात्रावास के मकान मालिक को जमानत मिलने के बाद प्रशांत किशोर ने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि इस पूरे कांड में सरकार में बैठे ताकतवर सफेद पोशों को बचाने की कोशिश की जा रही है। कटिहार में मीडिया से बात करते हुए प्रशांत किशोर ने जांच की सुस्त रफ्तार पर कड़ा एतराज जताया। उन्होंने कहा कि पटना पुलिस से लेकर एसआईटी और सीबीआई तक इस मामले में अब तक ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच पाए। पीके का आरोप है कि सरकार ने केवल कमेटियां बनाकर समय बर्बाद किया है ताकि रसूखदारों को सुरक्षित रास्ता दिया जा सके। प्रशांत किशोर ने कहा कि हम मामले में सीबीआई रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। अगर जांच एजेंसी के बिना सत्य की तय तक जाए, गलत रिपोर्ट दी जाए या दोषियों को बचाने के लिए कोशिश की जाए, तो जनसुराज शांत नहीं बैठेगा। रांची के सदर अस्पताल ने राष्ट्रीय स्तर पर रोल मॉडल बनकर झारखंड को सबसे बड़ी उपलब्धि दिलाने का काम किया है। आपको बता दें कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के क्रियान्वयन को लेकर सदर अस्पताल ने अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए देश में पहला स्थान हासिल कर पूरे देश में अपने नाम का डंका बजाया है। दरअसल महाराष्ट्र के पुणे में राष्ट्रीय स्तर के एक चिंतन शिविर में भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने झारखंड को इस गौरवान्वित उपलब्धि के लिए सम्मानित करते हुए इसे राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था में हो रहे सकारात्मक परिवर्तन का उदाहरण बताया। तो वहीं झारखंड को मिली इस बड़ी उपलब्धि के लिए राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने विशेष तौर पर रांची सदर अस्पताल की तारीफ करते हुए कहा कि यह सफलता निरंतर मेहनत, प्रतिबद्धता और टीम वर्क का नतीजा है। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आज कबड्डी विश्व कप में भारत को स्वर्ण पदक दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाली छत्तीसगढ़ की अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी संजू देवी का सम्मान किया। वहीं इस अवसर पर उन्हें 50 लाख रुपए का चेक प्रदान किया गया और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में आयोजित कबड्डी विश्व कप 2025 में संजू देवी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत को स्वर्ण पदक दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रतियोगिता में उन्हें मोस्ट वैल्यूएबल खिलाड़ी का खिताब भी मिला, जो पूरे प्रदेश के लिए गर्व की बात है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा यह सम्मान प्रदान किया गया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि संजू देवी आगे भी इसी तरह उत्कृष्ट प्रदर्शन कर देश और प्रदेश का नाम रोशन करेगी। समारोह में छत्तीसगढ़ कबड्डी संघ के अध्यक्ष शशिकांत बघेल, खेल संचालक तनुजा सलाम, कबड्डी संघ के पदाधिकारी एवं अन्य खिलाड़ी उपस्थित थे।
कपूरथला में एक बार फिर एक युवक नशे का शिकार हुआ। गांव रायपुर अराया में एक हफ्ते में नशे के ओवरडोज से तीसरे युवक की मौत हो गई। कुछ दिन पहले भुलथ्य विधानसभा हलके के गांव रायपुर अराया में नशे की वजह से 2 युवकों की मौत के बाद आज एक युवक ने नशे की वजह से मौत की खबर सामने आई है, जिसकी पहचान गांव रायपुर अराया निवासी सैमुल उर्फ सन्नी पुत्र अब्दुल के रूप में हुई है। गांव वालों ने बताया कि मृतक युवक काफी समय से नशे का आदी था। आपको बता दें, हलके के एमएलए सुखपाल सिंह खैरा कल गांव पहुंचे थे और पीड़ित परिवार से हमदर्दी जताई थी और आज फिर वही दुखद घटना हो गई। बातचीत के दौरान गांव के सरपंच वरिंदर कुमार पराशर, स्टीफन काला और दूसरे गणमान्य लोगों ने बताया कि 9 अप्रैल को जब गांव के 2 नौजवानों को एक ही दिन में नशे के ओवरडोज से मौत हो गई थी तो पुलिस ने उस नौजवान सनी को पकड़ा था, लेकिन वो घर से भाग निकला और वहां अपनी बहन के पास गाँव बगरिया में रहने लगा, जहाँ नशे के ओवरडोज से उसकी मौत की खबर सामने आई है। बोकारो थर्मल क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक बड़ा रेल हादसा होते होते टल गया। जानकारी के मुताबिक एक मालगाड़ी रेलवे फाटक के पास खड़ी थी और फाटक खुला हुआ था। इसी दौरान प्लांट गेट बंद होने के कारण एक स्कॉर्पियो सवार फाटक पार कर रहे थे। तभी अचानक खड़ी मालगाड़ी पीछे की ओर लुढ़कने लगी। देखते ही देखते मालगाड़ी ने स्कॉर्पियो को अपनी चपेट में ले लिया और करीब 100 मीटर तक घसीटते हुए ले गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि गाड़ी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि राहत की बात यह रही कि स्कॉर्पियो का चालक समय रहते गाड़ी से बाहर निकल गया और उसकी जान बाल बाल बच गई। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। प्राथमिक तौर पर माना जा रहा है कि मालगाड़ी के ब्रेक सिस्टम में गड़बड़ी या ढलान के कारण यह हादसा हो सकता था। आज से 4 धाम यात्रा का विधिवत शुभारंभ हो गया है। वैदिक मंत्रोच्चार, धार्मिक अनुष्ठान और जय मां गंगे के जयकारों के साथ अक्षय तृतीया के पर्व पर गंगोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए दर्शनार्थ खोल दिए गए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद इस दिव्य पल के साक्षी बने। गंगोत्री के कपाट खुलने के समय हजारों तीर्थ यात्री मंदिर प्रांगण में मौजूद रहे। इस दौरान हर हर गंगे और मां गंगा की जय के जयकारों से पूरा गंगोत्री धाम झूम उठा। वहीं तय मुहूर्त पर दोपहर 12:15 पर गंगोत्री मंदिर के पास कपाट श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोले गए। इस दौरान धाम में मौजूद भक्तों पर हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा भी की गई। रविवार को मां गंगा की उत्सव डोली तड़के ही गंगोत्री धाम के कपाट खोलने के लिए भैरव घाटी से प्रस्थान किया। इससे पहले भैरव घाटी में मां गंगा की विशेष पूजा अर्चना की। इसके बाद मां गंगा की डोली यात्रा गंगोत्री धाम के लिए रवाना हुई। मंदिर समिति के सचिव सुरेश सेमवाल ने बताया कि विधि विधान के साथ गंगा पूजन, गंगा स्नान पाठ एवं विशेष पूजा अर्चना करने के बाद वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ देश विदेश के श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया। पहले दिन 1000 यात्रियों ने गंगोत्री धाम पहुंचकर गंगा जी के दर्शन और पूजा अर्चना का पुण्य लाभ अर्जित किया। पश्चिम एशिया क्षेत्र में तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा। ईरानी बंदरगाहों पर अमेरिकी नाकाबंदी के जवाब में तेहरान हॉर्मुज को फिर से पूरी तरह बंद करने की घोषणा की गई है। ईरान ने कहा कि नाकाबंदी जारी रहने तक हॉर्मुज बंद रहेगा। ईरान ने कहा कि उसे अमेरिका पर भरोसा नहीं है। संसद स्पीकर मोहम्मद बाघेर ने कहा, हालात कभी भी बिगड़ सकते हैं, इसी वजह से सेना पूरी तरह तैयार है। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जब तक ईरान समझौता नहीं करता तब तक नाकाबंदी जारी रहेगी। पाकिस्तान की मध्यस्थता से अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता फिर शुरू करने की कोशिश हो रही है, लेकिन ईरान ने कहा है कि अमेरिका का रुख सख्त है, इसलिए वह तुरंत नई वार्ता के लिए तैयार नहीं है। ईरान ने यह भी साफ कर दिया कि वह अपना संवर्धित यूरेनियम अमेरिका को नहीं देगा, जबकि अमेरिका का कहना है कि वह ईरान पर दबाव बनाए रखेगा। एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर जुबानी हमला बोला है। हॉर्मुज को लेकर ट्रंप ने ओवल स्थित दफ्तर में कहा कि वे हमें स्ट्रेट के नाम पर ब्लैकमेल नहीं कर सकते। ईरान पर ट्रंप ने बड़ा बयान दिया। उनका कहना है कि हॉर्मुज को लेकर ईरान हमें ब्लैकमेल नहीं कर सकता। ट्रंप ने ईरानी की कमजोरियां फिर गिनाई। उन्होंने कहा, ईरान के पास न नौसेना है, न वायुसेना, न उसके पास कोई नेतृत्व है। उनके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी वे हमसे बात कर रहे हैं। We had some pretty good news 20 minutes ago, but it seems to be going very well in the Middle East with Iran. We'll know over a little period of time. We're negotiating over the weekend. And as you know, we have the blockade. The blockade's been very successful.
and of equal success has been the 5 weeks before the blockade. The combination was pretty lethal, I would say. So we're going to be knowing very shortly. But we're talking over. I expect things to go well. Many of these things have been negotiated and agreed to. Sir, what was the good news that you had 20 minutes ago? Having to do with Iran. Can you tell us anything about No, what you... but you'll hear about it. What are you going to be I talking just think it's something that should happen. It's something that only makes sense to happen. And I think it will. We'll see what happens, but I think it will. Have you agreed to... You told me on the phone earlier that everything has been agreed to. You told me earlier that everything has been agreed to. Iran was saying something different. So what has been worked out in that time? What? Say something different because, they have people that they have to cater to also. I really don't. I'm just doing the thing that's right. I'm just saying it like it is. And we have a situation, I think, that is going to be very beneficial. And the main thing is that Iran will not have a nuclear weapon. You cannot let Iran have a nuclear weapon, and that supersedes everything. पश्चिम एशिया संघर्ष की वजह से हॉर्मुज जलमार्ग में तनाव एक बार फिर चरम पर पहुंच गया है। ईरान की नौसेना ने हॉर्मुज जल जमरूमध्य में 2 भारतीय जहाजों समेत 3 जहाजों पर गोलीबारी की और उन्हें जबरन पश्चिम दिशा में वापस मोड़ दिया। हॉर्मुज जल जमरूमध्य में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव के बीच गोलीबारी की खबरों के बाद 2 भारतीय जहाज वापस लौट गए। ईरानी मीडिया के अनुसार जहाजों को कोई नुकसान नहीं हुआ और सभी क्रू मेंबर सुरक्षित हैं। इनमें से एक जहाज इराक से 20 लाख टन तेल लेकर भारत आ रहा था। ईरान सरकार की मीडिया ने इस बात की पुष्टि की है कि इस घटना की गंभीरता को देखते हुए भारत सरकार ने तुरंत कार्रवाई की। विदेश मंत्रालय में ईरान के राजदूत डॉक्टर मोहम्मद फताली को बुलाया गया, भारत की नाराजगी से अवगत कराया और यह मांग की गई कि हॉर्मुज में फंसे भारतीय जहाजों को जल्द से जल्द वहां से निकालने में मदद करें। हॉर्मुज के पश्चिमी हिस्से में अभी भी 15 भारतीय जहाज फंसे हुए हैं। अब स्थिति ये है कि हॉर्मुज से ईरानी नौसेना जहाजों को बाहर नहीं निकलने दे रही है और बाहर अमेरिकी सेना की नाकेबंदी है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि ईरान के नई दिल्ली स्थित राजदूत को विदेश मंत्रालय द्वारा विदेश सचिव के साथ बैठक के लिए बुलाया गया। बैठक में विदेश सचिव ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में 2 भारतीय ध्वज वाले जहाजों पर हुई गोलीबारी की घटना पर भारत की गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों की सुरक्षा को भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण बताया। विदेश सचिव ने याद दिलाया कि ईरान ने पहले भारत जाने वाले कई जहाजों को सुरक्षित मार्ग प्रदान करने में सहयोग किया था। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।